नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे प्लांट लोकेशन के बारे में। ये तो बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है, तो आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे प्लांट लोकेशन की। तो बेसिकली प्लांट लोकेशन जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग को समझ में आता है कि प्लांट जो भी अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है, किस तरह से मार्केट में डिमांड अपना बढ़ाता है। तो आज हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, उसके अंदर डीपली जानेंगे कि क्या होता है प्लांट लोकेशन में। तो बेसिकली प्लांट लोकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि उसे ये देखना होता है कि मार्केट के आसपास कौन सा लोकेशन है जहां पे वो अपना फैक्ट्री बना पाए या फिर बिजनेस आगे चला पाए, जिससे वो कम कॉस्ट पे मिनिमम प्रोडक्ट बना सके और लार्ज मार्केट शेयर अपना बढ़ा सके, और साथ में कम रिस्क में ज्यादा से ज्यादा सोशल गेन कर सके। सोशल गेन यहाँ पे हम लोग डिमांड का भी बोल सकते हैं और प्रॉफिट का भी कर सकते हैं, कि वो अपना प्रोडक्ट को बना रहा है एक मिनिमम कॉस्ट पे, वहां के लोगों को समझ के कि कितना अमाउंट पे लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे, कितना दिलचस्पी है उनका प्रोडक्ट पे। तो ये सब वो देखकर प्लांट लोकेट करते हैं, अपना एक जगह लोकेट करते हैं, वहां पे अपना प्लांट बनाते हैं। वो फैक्ट्री बोलो या फिर बिजनेस बोलो, उसे सेटअप करके वहां से अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे इसके बारे में अब हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि प्लांट लोकेशन होता क्या है। प्लांट लोकेशन refers to the concept of region and the selection of a particular site for setting up a business or factory. An ideal location is one where the cost of the product is kept to minimum with a large market share, the least risk and the maximum social gain. तो जैसे कि यहाँ पे हमने अभी बताया कि प्लांट लोकेशन वही जगह चूज करता है, प्लांट वही जगह, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है एक वैसा ही जगह चूज करता है जहां पे वहां के लोगों को वो समझ सके, वो मार्केट पे अपना प्रोडक्ट पहुंचा सके, कम प्राइस पे अपना प्रोडक्ट बना सके, नया कॉम्पिटिटर उसे मिल सके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, अपना बिजनेस का डिमांड बढ़ाने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा सोशल गेन कर सके, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके और कम रिस्क लगा सके। तो यही होता है प्लांट लोकेशन। अब हम लोग उसके बारे में जानते हैं। नीड फॉर सिलेक्टिंग अ सुटेबल लोकेशन। तो अब यहाँ पे बात आता है कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्होंने जो लोकेशन सिलेक्ट किया है कैसा है, वो सही है कि नहीं है, उनके लिए कौन सा जगह प्लांट के लिए अच्छा होता है, कौन सा जगह प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता है। इन केस ऑफ लोकेशन चॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम और न्यू ऑर्गेनाइजेशन, cost economics are always important while selecting a location for the first time. तो यहाँ पे जाहिर है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नया बनाने से पहले या फिर नया कोई फैक्ट्री बनाने से पहले वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कंपनी का कॉस्ट इकोनॉमिक कैसा है। वो जानने के बाद वो अपना लोकेशन सिलेक्ट करता है कि हाँ, मुझे 10 लाख रुपए में चाहिए, 15 लाख रुपए में चाहिए, 50 लाख रुपए में चाहिए, मेरा 100 करोड़ में चाहिए। वो अपना एक इकोनॉमिक्स लगा के, स्टैटिस्टिक्स ऐड करके वो सिलेक्ट करता है। उसके बाद उसके माइंड में क्या चलता है कि वो जहां पे अपना बिजनेस चला रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा या नहीं चलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा। और इसे इन सभी को जानने के लिए उन्होंने कुछ फैक्टर्स जो बनाए हैं, उससे वो लोग समझते हैं कि उनका जो कंपनी है वो किस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहला फैक्टर देखने को मिल रहा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रीजन, यहाँ पे रीजन का मतलब होता है क्षेत्रफल, क्षेत्र की उनको पहले क्षेत्रफल समझना पड़ेगा कि कैसा क्षेत्र है वो, वहां के लोग कैसे हैं, वीआईपी है या मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, वहां पे किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह का डिमांड चलता है वहां पे, वहां मार्केट कैसा है, वहां का गवर्नमेंट पॉलिसी कैसा है, वहां इन्वायरमेंट कैसा है, ये सभी को समझना, वहां का टेक्नोलॉजी कैसा है। तो the organizational objectives along with the various long-term consideration about marketing, technology, internal organizational strength and weakness, region specified resources and business
environment, legal governmental environment, social environment and geographical environment suggest a suitable region for locating the operations facility। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि कोई भी क्षेत्र को सिलेक्ट करने से पहले उसे हर कंपनी को यही देखना पड़ता है कि वहाँ का जो लोग है, वहाँ पे जो चैलेंजेस है किस तरह के, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ का रिसोर्स कैसा है, वहाँ के लोग कैसे रहना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या प्रोडक्ट यूज करना पसंद करते हैं, उनका मार्केट कैसा है, उनका वो किस तरह के टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, उनका इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ कैसा है, ये सभी वो लोग समझते हैं, वो सभी कोई जानते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। उनका बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है, उनका लीगल गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट कैसा है। लीगल गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी वहां पे कैसा है, वहां पे गवर्नमेंट किस तरह से फैसिलिटीज दिखाते, क्या काम करवाते हैं। सोशल इन्वायरमेंट वहां का कैसा, ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद जब अगर उन्हें वो पसंद आता है तब जाके वो समझते कि उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां बनाने के लिए सही है, तब वो अपना ऑर्गेनाइजेशन को उस क्षेत्र में लोकेट करते हैं, सूट करते हैं और वहां पे काम शुरू करते हैं। फिर आता है चॉइस ऑफ अ साइट विद इन अ रीजन। फिर वहां पे कि जैसे कि मान लीजिए कि आप वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वेस्ट बंगाल का आपको लोकेशन अच्छा लगा, अब वहां पे आप चूज करोगे कौन सा जगह, आप कौन से जगह पे मतलब अपना प्लांट बनाओगे, कोलकाता में बनाओगे, बर्दवान में बनाओगे। तो यहाँ पे होता है कि आपको साइट अब चूज करना है, किस तरह का साइट आपको चाहिए। वीआईपी एरिया में चाहिए, मिडिल क्लास में चाहिए, लोअर क्लास में चाहिए, आपको इन्वायरमेंट अच्छा चाहिए या फिर खाली जगह चाहिए, फॉरेस्ट एरिया चाहिए। उस तरह का आपको एरिया, उस तरह का जगह आपको चूज करना होगा। वंस द सुटेबल रीजन इज आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट स्टेप इज चूजिंग द बेस्ट साइट फॉर एन अवेलेबल सेट। Choice of a site is less dependent on the organization long-term strategies. Evaluation of alternative sites for their tangible and intangible cost will resolve facilities location problems. The problem of location of a site within the region can approached with the following cost-oriented non-interactive model, that is डिमिनेंशियल एनालिसिस। तो यहाँ पे वही होता है कि उनके वहां के जो प्रॉब्लम्स को है उसे इंटेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉब्लम्स को, कॉस्ट को उसे रिसॉल्व करने पड़ते हैं उस लोकेशन के थ्रू। उस फैसिलिटीज को वो लाना पड़ता है, उन फैसिलिटीज को, उन टेक्नोलॉजीज को लाना पड़ता है, जिसे हम लोग डायमेंशियल एनालिसिस द्वारा कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ लोकेशन साइट विद इन द रीजन कैन बी अप्रोच्ड विद द फॉलोइंग कॉस्ट ओरिएंटेड नॉन इंटरेक्टिव मॉडल। वहां पे भी कैसे कॉम्पिटिटर्स है, क्या फैक्ट्री है, ये सब जानने के बाद उन्हें वो साइट चूज करना पड़ता है कि हाँ, मुझे यहाँ पर अगर मैं बर्दवान में बनाता हूँ तो मुझे वहां पे अपना एम्प्लॉयज ढूंढना होगा, श्रमिक लोग को ढूंढना होगा, वहां पे मुझे काम देना होगा, ये सब होता है। फिर आता है नीड फॉर प्लांट लोकेशन। नीड फॉर प्लांट लोकेशन क्या होता है? द प्लांट लोकेशन ऑफ वेयर हाउस एंड अदर फैसिलिटीज आर ऑल्सो हैविंग डायरेक्ट बियरिंग ऑफ द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस of organization. The existing firms will seek new locations in order to expand the capacity or to place the existing facility when the demand for product increases. It will give rise to following decisions. तो यहाँ पे प्लांट लोकेशन जो होता है, एक गोडाउन भी बना सकता है, अपना जो प्रोडक्ट बना रहा है उसका उस मार्केट के पास अपना एक तो गोडाउन बना लिया, ताकि उस मार्केट में कभी कोई भी डिमांड हो तो वो अपना प्रोडक्ट को तुरंत पहुंचा सके। अपने फैसिलिटीज और भी दूसरे फैसिलिटीज को आगे बढ़ाता है। डायरेक्ट बियरिंग ऑन द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस अपना ठीक करता है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपना परफॉर्मेंस ठीक करता है। फिर यहाँ पे जो है वो लोग न्यू लोकेशन में क्या करते हैं, कुछ 3 पॉइंट्स को हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं। Capacity of facilities, additional new location for additional facilities, to close down existing facilities to take advantage of some new locations. तो यहाँ पे एडवांटेज लेने बोलता है, वहाँ का कैपेसिटी को समझने बोलता है कि अपना कैपेसिटी को कितना एक्सपेंड कर सकता है, फैसिलिटीज को कितना एडिशनल लोकेशन पे कर सकता है, ये सब जानने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे हम लोग एक और देख लेते हैं। इन केस ऑफ लोकेशन फॉर इन केस ऑफ लोकेशन चूज फॉर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि वहां एक ऐसा लोकेशन जहां पे पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, उसी के आसपास एक और ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है। तो इन दिस केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैज टू फिट इनटू अ मल्टी प्लांट ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, that is additional plant location in the same premises and elsewhere under following
सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक ही तरह का फर्म जब आपस में बनता है, एक ही क्षेत्र में जब दो प्लांट बनते हैं एक ही जैसा, दोनों का प्रोडक्शन भी एक ही जैसा है, तो वहां पे क्या होता है कि अब वहां पे हम लोग को कंपटीशन देखने को मिलता है, प्रोडक्शन देखने को मिलता है, क्वालिटी देखने को मिलता है, क्वांटिटी देखने को मिलता है। यहाँ पे हम लोग को और भी बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज देखने को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, फैसिलिटीज देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वही सब होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने कुछ फैक्टर्स को लिखा है। प्लांट मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स, ईच प्लांट सर्विसेज द एंटायर मार्केट एरिया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। This strategy is necessary where the needs of technological and resource inputs are specialized or distinctively different for the different product lines। अब यहाँ पे क्या होता है, प्लांट मैन्युफैक्चरिंग डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो प्लांट वहां पे बन रहा है, जो भी प्रोडक्शन वहां पे स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट बनना शुरू करते हैं। जो मान लेते हैं कि एक क्षेत्र पे बर्दवान में ए और बी फैक्ट्री है। बर्दवान का ए फैक्ट्री में सिर्फ वैनिला का आइसक्रीम बनता है, लेकिन जो बी नंबर फैक्ट्री है उसमें वैनिला के साथ साथ वो लोग चॉकलेट फ्लेवर का भी आइसक्रीम बनाते हैं। तो यहाँ पे वो कंपटीशन शुरू हो जाता है, यहाँ पे मार्केट शुरू हो जाता है कि वो किस तरह से अपना मार्केट को आगे बढ़ा रहा है, क्या स्ट्रेटेजी अपना रहा है, क्या स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर। दिस स्ट्रेटेजी इज नेसेसरी वेयर द नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड रिसोर्स इनपुट्स आर स्पेशलाइज्ड और डिस्टिंक्टिवली डिफरेंट फॉर द डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस। तो यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट लाइन देखने को मिल रहा है, नया नया आइडिया सीखने को मिल रहा है, नया नया फैसिलिटीज देखने को मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जा रहा है क्योंकि उन्हें रिसोर्स चाहिए तो उनको टेक्नोलॉजी भी का जरूरत होता है। तो यहाँ पे अपना प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये सब वो करते हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सप्लाइंग टू स्पेसिफिक मार्केट एरिया, हियर ईच प्लांट मैन्युफैक्चर्स ऑलमोस्ट ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट। आजकल जो है कि सभी प्लांट जो अपना खुद का प्रोडक्ट अब बनाने लगे, खुद का अपना कंपनी का प्रोडक्ट लगाने लगे, यूज करने लगे, हर तरह का खुद अपना प्रोडक्ट बनाने लगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी यूजफुल वेयर मार्केट प्रॉक्सिमिटी कंसिडरेशन डोमिनेट्स द रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी कंसिडरेशन। यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे मार्केट में जब इस तरह का स्ट्रेटेजी अपनाया जाता है तो वो बहुत ही यूजफुल होता है मार्केट प्रॉक्सिमिटी को कंसिडर करने के लिए, उसे टेक्नोलॉजी के तरफ, रिसोर्स के तरफ आगे बढ़ाता है। फिर दिस स्ट्रेटेजी रिक्वायर्स ग्रेट डील्स ऑफ कोऑर्डिनेशन फ्रॉम द कॉर्पोरेट ऑफिस। एन एक्सट्रीम एग्जाम्पल ऑफ दिस स्ट्रेटेजी इज टू सॉफ्ट ड्रिंक बॉटलिंग प्लांट्स। तो यहाँ पे हम लोग एक तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जो बनाते हैं वो क्या करते हैं, अपना जो भी कॉर्पोरेट ऑफिस होता है वहां पे वो कोऑर्डिनेशन बनाना शुरू कर देते हैं, वो डील करना शुरू कर देते हैं कि मैं यहाँ पे एक प्लांट बना रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट ऐसा है, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट चलेगा, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा, इतना सेल्स है, ये है वो, अपना जो स्टैट्स है वो उसे दिखाने लगता है, अपना लाभ दिखाने लगता है। तो यही होता है। फिर प्लांट डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस और stages in manufacturing. Each production process or stage of manufacturing may require distinctively different equipments, capability, labor skills, technologies, and managerial policy and emphasis, since the product of one plant feed into the other plant. This strategy requires much centralized coordination of the manufacturing activities from the corporate office that are expected to understand the various technological aspect of all the plants। यहाँ पे क्या होता है, जब प्लांट में डिवाइड प्रोसेस, प्लांट में जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, स्टेजेस है, वो जब डिवाइड होने लगता है तो उसके अंदर स्किल्स देखने को मिलते हैं, लेबर स्किल्स को अलग कर दिया जाता है, इक्विपमेंट बहुत सारे आ जाते हैं, कैपेबिलिटीज आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी बहुत सारे आ जाते हैं, मैनेजरियल पॉलिसीज आने लगते हैं नए नए। तो यहाँ पे
प्लांट जो है, प्रोडक्ट जो है वो वन प्लांट को फीड करने लगता है, समझने लगता है कि उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। प्लांट जो है वो अपना अब समझता है कि उसे अब मार्केट में क्या लेकर आना है, क्या नया प्लांट बनाना है या फिर नया प्लान बनाना है, क्या स्ट्रेटेजी नया लाना है कि उस कॉम्पिटिटर को वो पीछे कर पाए, अपना डिमांड बढ़ा पाए, उसके साथ वो कोऑर्डिनेट कैसे कर पाए, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैसे अपना बढ़ा पाए। तो यहाँ पे यही सब होता है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के द्वारा होता है। फिर आता है प्लांट्स emphasizing flexibility. These require much coordination between plants to meet the changing needs and at the same time ensure efficient use of the facilities and resources. Frequent changes in the long-term strategy in order to improve to efficiently temporarily are not healthy for the organization. If any facility location problem, the central question is this a location at which the company can remain competitive for the long time? तो यहाँ पे अब ये सवाल बनने लगता है कि वो उनका एक सवाल बनने लगता है कि क्या ये फैक्ट्री जो है इतना रिक्वायरमेंट ला रहा है, इतना फैसिलिटीज लेके आ रहा है, इतना रिसोर्सेस लेके आ रहा है, इतना एफिशिएंट टेम्पोररी लेके आ रहा है। यहाँ ये जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्री जो है या वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ज्यादा दिन तक चले, हो सकता है इसके अंदर चैलेंजेस भी आने लगे, ये ज्यादा दिन के लिए नहीं चले, तो इसमें भी शक होता है। फिर आता है for an established organization in order to add on the capacity following are the ways expansion of the facilities at the existing site. This is acceptable when it does not violate the basic business and managerial outlines, that is philosophies, purpose, strategies and capabilities. For example, expenses should not प्रोमाइज क्वालिटी, डिलीवरी एंड कस्टमर सर्विस। तो यहाँ पे अब एक और बात होता है कि इतना सारा तुम एक्सपेंसेस जब कोई कंपनी लेके आ रहा है, इतना सारा फैसिलिटीज लेके आ रहा है, तो ये भी जरूरी है कि उसका जो क्वालिटी है दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा होना चाहिए, उसका डिलीवरी अच्छा होना चाहिए, उसको जब भी डिमांड हो उसका डिमांड तुरंत भरा रहे, स्टॉक में रहे, उसका कस्टमर सर्विस भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो गया, आपने मार्केट पकड़ लिया, फिर आपने जो है अपना प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब कर दिया, डिलीवरी खराब कर दिया, कस्टमर सर्विस खराब कर दिया, तो इस तरह से जो है कंपनी नहीं चलता है। अब फिर इन केस ऑफ ग्लोबल लोकेशन जैसे कि यहाँ पे हम लोग ग्लोबलाइजेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबलाइजेशन की इंडिया का फैक्ट्री जो है वो बाहर में आके काम करता है, बाहर में पैसे कमाता है, और बाहर का जो फैक्ट्री वो इंडिया में आके पैसे कमाता है। तो यहाँ पे हम लोग भी कुछ दो फैक्टर्स हम लोग देखते हैं, वर्चुअल प्रॉक्सिमिटी और वर्चुअल फैक्ट्री। With the advance in telecommunication technology, a firm can be in virtual proximity to its customers. For a software service firm, much of its logistics is through the information communication pathway. Many firms use communication highway for conducting a large portion of their business transaction. Logistics is centrally an important factor in deciding on the location, whether in the home country or abroad. Markets have to be reached, customers have to be contacted. Hence a market presence in the country of the customer is quite necessary. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ का जो फैक्ट्री है, कंपनी है, वो बाहर जाके पैसे कमाते हैं, और ठीक उसी तरह से बाहर के जो कंपनीज है वो इंडिया में आके पैसे कमाते हैं। तो उनका भी यही होता है कि उनको प्लांट पहले लोकेट करना पड़ता है कि कहाँ पे वो अपना प्लांट बनाए, कहाँ पे वो अपना कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट के तरफ, कौन सा वो प्रोडक्ट लेकर आएंगे, क्या सॉफ्टवेयर सर्विसेज वो यूज करने वाले, क्या स्ट्रेटेजीज यूज करने वाले, उनके पास क्या कम्युनिकेशन है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या कंडक्ट कर पाते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझ पाते हैं, ये सभी डिटेल्स होते हैं। फिर वर्चुअल फैक्ट्री में आता है मैनी फर्म्स बेस्ड ऑन यूएसए एंड यूके इन द सर्विस सेक्टर एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑफन आउटसोर्सेस पार्ट ऑफ देयर business process to foreign locations such as India. Thus, instead of one's own operation, a firm could use its business associates operation facilities. The Indian BPO firm is a foreign-based company. Virtual service factory, so a location could be one owns or one business associates. The location decision
नीड टू नॉट ऑलवेज नेसेसरी पर्टेन टू ओन ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो है बीपीओ सेक्टर जो हम लोग जानते हैं, बीपीओ फर्म जो है वो फॉरेन बेस्ड कंपनी है, वर्चुअल सर्विसेज फैक्ट्री में आता है। ये सभी जो है ये इंडिया में आके काम करते हैं और जो ये बीपीओ फर्म्स जो है वो इंडिया से बाहर जाके काम करते हैं। खासकर यूएसए और यूके में जो सर्विस सेक्टर है वो अपना जो फर्म है वो इसी तरीके से बेस्ड है, वो बाहर में आके अपना कंपनी को चलाते हैं और अंदर में दूसरे कंपनी को चलवाते हैं। तो यही होता है वर्चुअल फैक्ट्री। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।